I, Somesh Jinga, welcome you all on behalf of Commerce 247. Hope you all are fine and enjoying the online learning. So today, this is the basic accounting terms, which is very much important for the class 11th student as well as those students who are learning very first time accounting. So moving forward, without wasting any time, we will discuss the basic terms used in accountancy. So what are these terms? The first one is capital. तो capital किसे कहेंगे? Whatever the amount invested by the owner, that is also called as proprietor. Owner को ही हम क्या कहते हैं? Proprietor. Whatever the amount invested by the owner in the business is called as capital. Remember this? The amount should be invested by owner only. ठीक? तो कैपिटल किसे कहते हैं? वो कोई भी पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब ओनर अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कभी जरूरत पड़ने में बिजनेस से पैसा घर भी लेकर के जाएगा। सो वट एवर अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज, वो कोई भी अमाउंट जो बिजनेस से ओनर विड्रॉ करता है किस चीज के लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। So here drawings are the amount withdrawn by the owner for his personal use from the business. Third one is assets. Any property of business. Assets किसे? Any property of business which is either in cash or can be converted into cash is called as assets. Business की वो कोई भी property जो या तो कैश की फॉर्म में है या कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो ध्यान देते हैं, बिल्डिंग क्या है? बिजनेस की एक एसेट है। क्यों है? क्योंकि वो आने वाले टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सकती है और बिजनेस की ही प्रॉपर्टी। सिमिलरली फर्नीचर इज ऑल्सो अ एसेट। तो वो कोई भी प्रॉपर्टी जो या तो कैश में हो या फिर कैश में कन्वर्ट हो सकती हो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। सिमिलरली बैंक बैलेंस इज आल्सो द एसेट फॉर अ बिजनेस। नाउ दीज एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेनली करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो दो पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स की जब हम बात करें तो करंट एसेट्स वो एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वो कोई भी एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, लाइक स्टॉक, लाइक डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना है, वो सब क्या है? हमारे करंट एसेट। आवर बैंक बैलेंस इज आल्सो द करंट एसेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट। तो बात करते हैं अगर फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश बियॉन्ड 1 ईयर और आफ्टर 1 ईयर। वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट 1 साल के बाद होते हैं उनको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर और many other assets like motor vehicle, machinery. These all are included into fixed assets. Now, the next terminology is liability. Liability, liable to pay. As the name suggests, liable to pay. Any obligation which a business firm is liable to pay are included in liability. It can be insider or outsider. अगर आउटसाइडर्स को पैसा देना बनता है तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। इफ इनसाइडर्स को पैसा देना बनता है तो वो क्या है? इनसाइड लायबिलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज करंट लायबिलिटी एंड अनदर इज नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो होती है हमारी करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट करंट लायबिलिटी, current liabilities are those liabilities which we have to pay within 1 year. वो liability जिनकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करनी है वो क्या है? करंट लायबिलिटी। जस्ट लाइक
क्रेडिटर्स, किसी से पैसा लिया है वो देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है, वो कोई भी पैसा जो विद इन 1 ईयर देना है, दैट इज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज जो बियॉन्ड 1 ईयर, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है, दैट आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट लायबिलिटीज। जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म लोन, अगर मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया है वो भी लॉन्ग टर्म, तो वो क्या है, मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी पेमेंट मेरे को 1 साल के बाद कर। नेक्स्ट इज परचेज एंड परचेज रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परचेज एंड परचेज रिटर्न। देखो अकाउंटिंग क्या कहती है, लेमन की भाषा में वो कोई भी सामान जो हमने खरीदा वो क्या है, परचेज है। लेकिन अकाउंटिंग स्टेट्स दैट परचेज इंक्लूड्स ओनली द परचेज ऑफ गुड्स। परचेज में केवल वही चीजें काउंट करेंगे जिनको हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा। सपोज दैट आई एम हैविंग वन स्टेशनरी शॉप, तो मैंने अपनी स्टेशनरी शॉप में कॉपी खरीदी, इसलिए आगे बेचने के पर्पस से, देन इट इज इंक्लूडेड इन परचेज। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, परचेज इंक्लूड्स ओनली द परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न। Purchase return. When we talk about purchase return, sometimes what happens when we purchase the commodity, some part of the commodity may be defective or some units of the commodity may be defective. हमने कुछ commodity खरीदी, उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ यूनिट्स क्या है, खराब। अब हम उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो जो चीज हम खरीदने के बाद वापस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस ऑल आर रिलेटेड टू दोज गुड्स ओनली ऑन विच वी आर डीलिंग। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो परचेज और परचेज रिटर्न स्टेशनरी से रिलेटेड ही हो। तो परचेज रिटर्न क्या है, वो परचेज करने के बाद जो भी कमोडिटी मैंने आउटसाइड वापस रिटर्न करी, ठीक, वो क्या है, मेरी परचेज रिटर्न। नाउ अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो मेरी कमोडिटी क्या होती है, मेरी शॉप से बाहर जाती है, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना, परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट वन इज सेल एंड सेल रिटर्न। अगेन just like we are having purchase and purchase return, here we are having sale and sale return. What is sale? Any commodity which we sold out to the public on a regular basis are included in sale. For example, if I am having the stationery shop and I am selling the stationery, copies, pen, pencil, that is included in sale. मैंने 10 पेंसिल सेल करी, एक पेंसिल टूटी हुई थी, कस्टमर वापस लेके आ गया, दैट इज इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न। इज इट क्लियर? पेंसिल का बॉक्स बेचा तो वो क्या थी, सेल थी। उसमें से एक पेंसिल टूटी थी, कस्टमर वापस लेके आ गया, मैंने उससे वापस ले ली, उसको दूसरी दे दी या फिर उसको पैसे रिटर्न कर दिए। अब जब पेंसिल उससे वापस ली, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न। नाउ जब मैंने सेल्स रिटर्न ली तो वो पेंसिल मेरे पास आ गई, यानी कि वो पेंसिल क्या हुई, मेरी शॉप में इन हो गई। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड सेल्स रिटर्न एज रिटर्न इनवर्ड आल्सो, रिटर्न इनवर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। वो पेंसिल का बॉक्स जो मैंने सेल किया था वो 100 रुपए में सेल किया था, तो 100 रुपए क्या था मेरा, 100 रुपीज रेवेन्यू। इज इट क्लियर? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। यहाँ पर हमने पेंसिल का बॉक्स बेचा था, वो पेंसिल का बॉक्स कितने में बेचा था, ठीक, वो क्या है, मेरी रेवेन्यू।
ठीक, सेल कैन बी इन यूनिट्स, revenue we record in amount or rupees. Next is expenses. Expenses, now whatever the cost incurred in purchasing the commodity or in procuring the commodity are called as expenses. अब बिजनेस चल रहा है तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, डे टू डे खर्चे होंगे, शॉप में एम्प्लॉयज हैं, चाय पानी का खर्चा, सब क्या है मेरे एक्सपेंसेस। ठीक, तो एक्सपेंसेस क्या है? द डे टू डे एक्सपेंसेस, द डे टू डे expenses of the business include salary, electricity bill, etc. Now is profit. The difference between revenue and expenses is called as profit. 100 रुपए में पेंसिल का बॉक्स बेचा था, 80 रुपए का मेरे को बॉक्स पड़ा था, 80 रुपीज का मेरे लिए बॉक्स था, 5-1 रुपए मेरे डेली के खर्चे भी हो जाते थे उस बॉक्स के ऊपर, तो 85 रुपीज उस पे एक्सपेंस हो गए, तो डिफरेंस हो गया 100 माइनस 85, वो 15 रुपीज क्या हो गया? 100 रुपए क्या थे? रेवेन्यू। 85 क्या हो गया? 80 का बॉक्स प्लस 5 रुपए हमारे डेली के उस बॉक्स के ऊपर के खर्चे, लाइक उस पे लाने का किराया और डेली दुकान के खर्चे, वो सब 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे। ठीक, 85 का बॉक्स पड़ गया मेरे को, 100 माइनस 85 जो भी बचा वो क्या हो गया? 15 रुपए प्रॉफिट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम. This is very very important, that what is income. Remember this, when we talk about income, profit and gain, there is lot of confusion in the mind of the student. तीनों टर्मिनोलॉजी एक जैसी दिखती है, प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। तो ध्यान रखना, any positive impact on the wealth of the business is called as income. बिजनेस की वेल्थ पे होने वाला कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट, चाहे वो प्रॉफिट से हो चाहे वो गेन से हो, वो क्या है? इनकम। तो प्रॉफिट तो हमने समझ लिया, इनकम हमने समझ लिया, बात करते हैं गेन। रिमेंबर दिस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमेशा डे टू डे एक्टिविटी से होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, डे टू डे एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वी कॉल्ड इट एज रेवेन्यू एक्टिविटी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग द स्टेशनरी शॉप, the profit earned from the sale of stationery is always included in profit. बट मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने अपना पुराना एसी बेच दिया, उस स्टेशनरी की शॉप में एक एसी लगा था और उस एसी को बेच दिया जो कि मेरा गुड नहीं है, तो उसमें मेरे को जो प्रॉफिट हो गया उसको हम गेन। सपोज दैट आई एम हैविंग द स्टेशनरी शॉप, in that stationery shop I am having one AC fixed whose depreciated value is 5000, जिसकी आज की डेट की वैल्यू कितनी है? 5000। उस एसी को मैंने 6000 में बेच दिया, तो 1000 रुपए मेरा क्या है? गेन। तो जब हम बात कर रहे थे प्रॉफिट की, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस, whereas gain is the difference between capital expenditure and the capital receipt. Gain is the difference between capital receipt and capital expenditure. तो gain क्या है? कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल। तो नेम सजेस्ट कर रहा है रिसीवेबल। रिसीवेबल मींस जो भी चीज हमें रिसीव करनी, whatever amount we have to receive are included in account receivable. Suppose that मेरा बिजनेस है और आप में से कोई स्टूडेंट मेरे बिजनेस से 5000 रुपए का एक कॉपी किताबों का सेट उधार में ले गए, अब वो क्या है? मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल है।
Now this account receivables are further classified into two parts. One is debtor, another is bills receivable. एक क्या है debtors और दूसरा क्या है bills receivable. ठीक, बात करते हैं क्या debtors हैं और क्या bills receivable. तो दोनों से ही पैसे लेने ही, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल की कैटेगरी में आते हैं. सपोज दैट यू आर द यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रिलायंस लिमिटेड. आप रिलायंस लिमिटेड की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, अब क्या है आपने रिलायंस लिमिटेड को पैसे देने हैं. देन यू आर कंसिडर्ड अंडर द डेटर. सो फॉर अ फर्म, any individual or person from whom we have to receive the money, जिस भी लोगों से पैसा लेना होता है वो सब क्या होते हैं debtors. Now what happens? Reliance Limited draw a bill of electricity for that particular debtor. Reliance Limited ने क्या किया, आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया और आपके घर पे बिल भेज दिया. Now this debtor will converted into bills receivable. This debtor will converted into bills receivable. तो ध्यान रखना, first of all, whenever we sold the goods on credit, जब भी हम उधार में बेचते हैं सामान को, तो हमारे debtors create होते हैं. हमने किसी ना किसी से पैसा लेना हो, फिर हम उस debtors के ऊपर एक bill draw करते हैं, then it will create a bills receivable. Is it clear? Next is same concept related to the account payable. अकाउंट पेबल. अकाउंट पेबल किसे कहें? वो कोई भी फर्म के लिए लायबिलिटी जिसके लिए उसने एक पैसा पेमेंट करनी है, दैट इज इंक्लूडेड इन अकाउंट पेबल. अब पैसा देना है तो अकाउंट पेबल हो गया. ठीक, अगर किसी इंडिविजुअल को देना है तो वो क्या हो गए क्रेडिटर्स. ठीक, किसी इंडिविजुअल को देना है, फर्म को देना है तो वो क्या हो गए क्रेडिटर्स. लेकिन अगर उसके लिए बिल ड्रॉ हो चुका है, उसके लिए मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया अपनी तरफ से, ठीक, तो वो क्या हो गया बिल्स पेबल. तो ध्यान रखना, बिल ड्रॉ कौन करता है? बिल ड्रॉ वो करता है जिसने पैसे लेने हो, तो वो बिल ड्रॉ करेगा. और अकाउंट पेबल जो है जिसने पैसे देने हैं, ये क्रेडिटर्स जो हैं, ठीक, वो हमेशा बिल को एक्सेप्ट करें. तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जिनसे पैसे लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल. अगर अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स भी हो सकते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं, ठीक, दोनों से ही पैसे लेने होते हैं. अगर बिल ड्रॉ नहीं हुआ है then it will be considered in debtors. If bill is drawn then it will be converted into bills receivable. Next is account payable. To whom we have to pay the money are included in account payable. If bill is not drawn then it is creditors. If bill is accepted then it is bills payable. The last one is goods. Goods किसे कहते हैं? Now what happens? Goods are those commodities in which the business firm is dealing. Basically, goods are those commodities which are purchased for the purpose of resale. अगर मेरी शॉप में मैं पेन खरीद के ला रहा हूं और उस पेन को यूज कर रहा हूं अपने लिए, then that pen is not included in goods. अगर वही पेन मैं क्या कर रहा हूं, फर्दर बेचने के लिए खरीद करके ला रहा हूं, then it will be included in the goods. What happens? Sometimes people may confuse with the goods and stock. Goods और stock के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं. तो goods क्या है? Any commodity which is purchased for the purpose of resale are included in goods. मैंने कहा था मेरी स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप पे जो बुक्स लाके रखी है मैंने बेचने के लिए, वो बुक्स क्या है मेरे लिए? गुड्स. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अभी जाऊं अपनी स्टेशनरी शॉप पे और सारे गुड्स की गिनती करूं, उनका वैल्यूएशन करूं, जो कि मैंने सेल के लिए रखी हुई हैं, that are called as stock. So what is stock? Stock is the amount of goods that is available for a sale at a particular point of time.
What is stock? Stock is the amount of that goods which is available for sale at a particular point of time. So these are some basic terms. In the next video, we will go for the some other terms. So keep on watching and learning from these videos.